देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के तकरीबन 6 बज रहे थे। मैं और अंश अपना काम खत्म करके उस बिल्डिंग से नीचे उतर रहे थे कि तभी अचानक ही हमारी नज़र उस कमरे की ओर पड़ी। तो हमने देखा कि वो कमरा अब बिल्कुल ही खाली था। हम उस दोनों कमरे में गए तो सामने एक दृश्य देखकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल हमने देखा कि नोटों का एक बंडल एक घेरे नुमा आकृति में रखा हुआ था। अंश ने झट से उन पैसों को उठा लिया और हमने उन पैसों से काफ़ी एंजॉय किया। फिर अगली सुबह अंश ने काम पर जाने से एकदम से मना कर दिया क्योंकि उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था और मैं अकेला ही उसी जगह पर काम के लिए निकल गया। और जैसे मैं शाम 5 बजे तक अपने रूम पर लौटा तो अंश की हालत देखकर मैं सहम सा गया। दरअसल मैंने देखा कि अंश जमीन पर पड़ा हुआ था और जैसे मैं अंश को उठाने गया तो अंश ने डरी हुई आवाज़ में कहा, वो नहीं छोड़ेगी, मार देगी मुझे। आखिर अंश की हालत यूं एकदम से कैसे बिगड़ने लगी और क्या था उन नोटों के बंडल के पीछे का रहस्य, जानने के लिए इस कहानी के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में निवास करता हूं। आज मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी उम्र लगभग 28 साल की है और मेरे परिवार में हम कुल 4 जन हैं। मेरे माँ बाप और मेरा एक छोटा भाई। मिडिल क्लास की फैमिली होने के कारण मैं बचपन से ही पढ़ाई के पीछे कम और पैसों के पीछे ज़्यादा भागता आया हूँ। शायद यही कारण है कि आज मैं लगभग 12 सालों से लखनऊ में पेंटिंग का काम करता हूँ। और ये वाकया है आज से लगभग 3 साल पहले का। मैं उस वक्त अपने दोस्त अंश के साथ और कुछ अन्य और लोगों के साथ रहा करता था और हमारी पेंटिंग का काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। हमें अलग अलग साइड पे जाकर काम करना पड़ता था। फिर एक रोज़ मैं और अंश हम दोनों को एक साइड पर काम मिला था जो कि एक बिल्डिंग में था। हमारा काम ये था कि बिल्डिंग के 10वें फ्लोर के फ्लैट को पेंट करना था। पहले दिन हम दोनों काम पर गए और हम दोनों अपनी ज़रूरत का सामान लेकर लिफ्ट की ओर आपस में बातें करते हुए बड़े ही थे कि तभी पता चला कि लिफ्ट अभी चालू नहीं थी। इसी वजह से हम सीढ़ियों से ही आपस में बातें करते हुए 10वें फ्लोर की ओर चल पड़े। तभी एकदम से अंश की नज़र एक कमरे पर पड़ी। उस कमरे में कुछ तांत्रिक बैठे हुए कुछ मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। उस कमरे का दरवाजा हल्का सा ही खुला हुआ था, इस वजह से हमें कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो कमरा हमारे फ्लैट के ठीक नीचे मौजूद था। हम अपने काम में मगन हो गए। दोस्तों, उस वक्त मैं पहली बार इतने वक्त तक एक जगह पर ही टिका हुआ था। मुझे अपने गांव से लखनऊ आए लगभग 2 साल हो गए थे और इतने वक्त तक मैं अपने घर नहीं लौटा था। कल शाम तक हम अपना काम खत्म करके सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहे थे कि तभी एकदम से उसी कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज़ हमें सुनाई दी। फिर हम उस कमरे की ओर बढ़े और अभी वो बिल्डिंग नई नई बनी हुई थी, इस वजह से उस बिल्डिंग में काफ़ी कम लोग मौजूद थे। हम दोनों धीरे धीरे उसी कमरे की ओर बढ़ने लगे जिस कमरे में हमने कुछ देर पहले तांत्रिकों को देखा था। और जैसे हम दोनों उस कमरे में पहुंचे तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल हमने देखा कि अब कोई भी उस कमरे में मौजूद ही नहीं था। वो कमरा एकदम से खाली था और एक अजीब तरह की नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव मुझे उस कमरे में जाते ही होने लगा। शाम के तकरीबन 6 बज रहे थे और लाइट ना होने की वजह से उस कमरे में कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी अंश ने अपने मोबाइल की लाइट जलाई तो सामने का नज़ारा देखकर हमारी तो आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल हमने देखा कि उस कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा घेरा बना हुआ था और उस घेरे के चारों तरफ सिंदूर और कुछ तंत्र मंत्र की वस्तुएं रखी हुई थी और बीच में एक छोटी सी गुड़िया थी जिसे सुई से घोंप कर रखा हुआ था, जो दिखने में एकदम काले रंग की थी। उस गुड़िया को जब हमने थोड़े ध्यान से देखा तो हमारे चेहरे का रंग ही बदल गया। दरअसल हमने देखा कि उस गुड़िया के नीचे 500 के एक मोटे नोट की गड्डी रखी हुई थी और उन नोटों पर भी सिंदूर लगा हुआ था। उन नोटों को देखकर हमारे मन में लालच जाग उठा और हम दोनों आपस में सोच विचार करने लगे कि उन नोटों को उठाएं कि नहीं। मैंने अंश से कहा, छोड़ देते हैं यार, हमने अपनी आंखों से उन तांत्रिकों को मंत्रोच्चारण करते हुए देखा है। इन नोटों को हाथ लगाना ठीक नहीं है। क्या पता कोई बुरी आत्मा या कोई बुरी शक्ति हो और हमारे हाथ लगाते ही कहीं वो हमारे ऊपर ना आ जाए। मेरे इतना कहते अंश एकदम से हंस पड़ा और हंसते आवाज में वो मुझसे कहने लगा, क्या यार बके जा रहा है, आज के समय में भी भूत प्रेत की बातें कर रहा है तू।
मैं इन सब बातों को नहीं मानता। अरे ध्यान से तो देख, कितने पैसे हैं, उठा लेते हैं और आपस में आधा आधा बांट लेंगे। तभी मैंने एकदम से कहा, नहीं नहीं यार, मैं नहीं उठाऊंगा, तू उठा ले। मेरी बात पर अंश ने एकदम से उस गुड़िया को हटाकर उन नोटों के बंडल को उठा लिया और मुझसे कहने लगा, चल जल्दी निकलते हैं यहाँ से, वरना अगर किसी ने हमें देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हम दोनों उन नोटों को अपने पास छुपाकर सीधा अपने रूम पर लौट आए और हम दोनों अपनी ड्यूटी के कपड़े बदलकर बाहर निकल गए। हम दोनों ने उन पैसों से काफ़ी एंजॉय किया, अपने लिए कपड़े खरीदे और काफ़ी पैसे खर्च कर दिए। लगभग 50,000 के करीब वो पैसे थे और हमने एक रात में ही 30,000 तक खर्च कर दिए। सारी रात एंजॉय करने के बाद अगली सुबह जब उसी जगह हम काम पर निकल ही रहे थे कि तभी एकदम से अंश अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मैं उसकी हालत देखकर एकदम से घबरा गया। मैंने थोड़ी घबराहट में अंश से कहा, अरे क्या हुआ तुझे? मेरी बात पर अंश दर्द से कराहते हुए मुझसे कहने लगा, पता नहीं यार क्यों मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है। मैंने अंश को रूम पर रुकने के लिए कहा। हमारे रूम के पास में एक मेडिकल स्टोर था। अंश उस मेडिकल स्टोर की ओर बढ़ गया और मैं उधर उसी जगह पर अकेले ही काम के लिए निकल गया। और जैसे मैं उस साइड पर पहुंचा तो अचानक से मेरा शरीर भारी महसूस होने लगा। ना जाने क्यों मुझे बेचैनी सी महसूस होने लगी। मैं सीढ़ियों से 10वें फ्लोर की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ रहा था तो मेरा शरीर उतना ही भारी मुझे महसूस होने लगा था। और जैसे मैं उस कमरे के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि वही तांत्रिक उसी कमरे से निकल रहे थे और आपस में कुछ फुसफुसा रहे थे कि तभी एकदम से उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। वो मेरी ओर आने लगे और मैं उस जगह ठहर गया। और जैसे वो तांत्रिक मेरे करीब पहुंचे तो उन्होंने मुझसे एकदम से कहा, सुनिए, क्या आपने किसी को उस कमरे में जाते देखा है क्या? फिर मैंने एकदम से कहा, नहीं नहीं, मैंने तो किसी को जाते नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? मेरी बात पर वो तांत्रिक मेरी ओर थोड़ी अजीब तरह से देखते हुए मुझसे कहने लगे कि उस कमरे में तंत्र क्रिया की गई थी और कुछ सामान भी रखा हुआ था जिसे 4 पहर तक उसी कमरे में छोड़ना था। और आज उस कमरे से सारे सामान को हम नदी में समर्पित करने जा रहे थे। उस कमरे से तंत्र साधना की कुछ वस्तुएं गायब हैं। दोस्तों, मैंने उनकी बात पर कहा, मुझे नहीं मालूम। और इतना कहकर मैं 10वें फ्लोर पर अपना काम करने पहुंच गया। आज मैं अकेले ही काम कर रहा था और ऊपर से ना जाने क्यों मुझे कुछ अजीब सा भी महसूस हो रहा था। दोपहर तक काम करने के बाद मैं लंच करने बैठा ही था कि तभी एकदम से दरवाज़ा बंद होने की बहुत ही तेज आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने नाश्ता किया। फिर एक बार के लिए मैं अपने काम में लग गया और शाम के तकरीबन 5 बजे तक मैंने अपनी हाजिरी पूरी कर ली थी। और मैं अपना सामान लिए सीढ़ियों की ओर अभी बढ़ा ही था कि तभी मुझे किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने चारों तरफ घूमकर देखा तो मेरे सिवा दूर दूर तक मुझे कोई भी नहीं दिखा। मैं घबराहट में जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा और जैसे मैं 9वें फ्लोर पर पहुंचा तो उस बच्ची की रोने की आवाज़ और भी तेज हो गई, जिसे सुनकर मुझे ये समझने में ज़रा भी देर नहीं लगी कि वो आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी जिस कमरे से हमने वो पैसा उठाया था। मैं समझ गया था कि यहाँ पर ज़रूरी किसी बच्ची की आत्मा मौजूद है। मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा और जैसे जैसे मैं नीचे की ओर बढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई और भी मेरे साथ ही मेरे पीछे पीछे आ रहा है। डर के मारे मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी क्योंकि मेरे अलावा उस बिल्डिंग में मुझे और कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अकेला होने के कारण मैं अंश के पास फ़ोन मिलाने लगा, लेकिन ना जाने क्यों अंश मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। फिर जैसे मैं 6वें फ्लोर पर आया तो मुझे कुछ लोग मिल गए जो कि मेरे साथ ही नीचे उतरने लगे, जिन्हें देख मेरी जान में जान आई। फिर थोड़ी देर में मैं अपने रूम पर पहुंच गया तो मैंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा बंद था और मेरे रूम के अंदर की लाइट बुझी हुई थी। मैंने अंश को आवाज़ लगाई लेकिन कई बार पुकारने पर भी अंश ने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो मैंने एकदम से दरवाजे को धक्का मारा और मेरे धक्का देते ही दरवाज़ा खुल गया। मैंने फ़ौरन ही अपने कमरे की लाइट ऑन की तो सामने का दृश्य देखकर मैं तो सन्नी रह गया। दरअसल मैंने देखा कि अंश ज़मीन पर गिरा हुआ था और उसके अगल बगल में खून की छींटें गिरी हुई थी। मैंने अंश के मुंह पर पानी की कुछ छींटें मारी। पानी की छींटें मारते अंश एकदम से उठा और उस उठते ही चारों तरफ घबराहट में देखने लगा और एकदम से मुझे पकड़कर रोते हुए मुझसे कहने लगा, भाई भाई वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो आ गई है, वो हम दोनों की मार देगी।
मैंने अंश को काफ़ी समझाया और उसे लेकर मैं एक छोटे से क्लिनिक में गया। लेकिन दोस्तों, ताजुब की बात तो ये थी कि डॉक्टर ने अंश को देखते ही सब कुछ नॉर्मल बताया। डॉक्टर का कहना था कि अंश को कुछ हुआ ही नहीं है। फिर हम दोनों अपने रूम पर लौट आए। अंश काफ़ी डरा हुआ था। तभी अंश ने मुझे बताया कि वो दवा खाकर जैसे बिस्तर पर लेटा तो उसे अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगी और एकदम से एक छोटी सी बच्ची उसके सीने पर बैठकर उसका गला दबाने लगी। मैंने अंश से कहा, यार उस बिल्डिंग में मुझे भी एक छोटी सी बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और हो ना हो उस कमरे में जाकर उन नोटों को हाथ लगाने के बाद से ही हमारे साथ ये अजीब घटनाएं हो रही हैं। अब शायद वो तांत्रिक हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। तभी हमने निश्चय किया कि अगली सुबह होते ही हम उन तांत्रिक से मिलेंगे, और इतना सोचकर हम सोने चले गए। कमरे में 2 जगह अलग अलग बिस्तर थे और हम दोनों बिना कुछ खाए पिए ही अपने बिस्तर पर लेट गए। रात के तकरीबन 9 बजने को आए थे कि तभी हमारे कमरे के बाहर से कुत्तों की रोने की आवाज़ें आने लगी। एकदम से लाइट चली गई, जिस वजह से हम थोड़े घबरा से गए और अपनी आंखें बंद करके हम सोने की कोशिश करने लगे कि तभी फिर से हमें उसी बच्चे की रोने की आवाज़ हमारे कान में गूंज उठी, जिसे सुनकर हम दोनों घबरा गए कि तभी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं अंश को पुकारने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे हलक से निकल ही नहीं रही थी। मैं घबराहट में अपने हाथ पांव इधर उधर मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरा शरीर जैसे मानो सुन्न सा हो गया था। ना मैं अपना शरीर हिला पा रहा था और न ही मैं अपनी आंखें खोल पा रहा था कि तभी अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे सीने पर बैठा मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है, और एक असहनीय दर्द मुझे मेरे गले के पास महसूस होने लगा। दर्द के कारण मैं कुछ ही देर में बेहोश हो गया, और फिर अगली सुबह जैसी मेरी आंख खुली तो मैं अंश को आवाज़ लगाने लगा, अंश अंश उठ उठ, उस तांत्रिक के पास चलते हैं। कई बार आवाज़ लगाने पर भी जब अंश ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं उसे उठाने के लिए उसके बिस्तर के पास गया तो मैंने देखा कि अंश के गले के पास बड़ी बड़ी उंगलियों के निशान हैं, जिसे देखकर मैं तो सन्न रह गया। मैं अंश को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे लाख कोशिश के बाद भी जब अंश नहीं उठा तो मैं पास के क्लिनिक में डॉक्टर को बुलाने चला गया। डॉक्टर ने अंश का चेकअप करके मुझसे जो कहा, दोस्तों उसे सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू टपकने लगे। दरअसल डॉक्टर ने बताया कि अब अंश इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। अंश की मौत की बात सुनकर मैं तो पूरी तरह से टूट सा गया। मैं अपने कमरे में अंश का मृत शरीर छोड़कर पागलों के जैसे उस तांत्रिक को ढूंढने निकल पड़ा। तकरीबन 3 घंटे तक ढूंढने के बाद मुझे वो तांत्रिक मिल गए और मैं उन्हें लेकर फौरन ही अपने कमरे पर पहुंचा और सारी घटना उन्हें बताई। साथ ही मैंने ये भी उनसे कहा कि अंश ने ही उस कमरे से पैसे उठाए थे। मेरी पूरी बात सुनकर तांत्रिक ने मुझसे कहा कि हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। मुझे अपनी सिद्धियों से उसी वक्त पता चल गया था कि उन पैसों को तुम्हारे दोस्त ने उठाया था। दरअसल अगर तुम्हें इस बारे में ज़रा भी मैं सचेत करता तो उस लड़की की आत्मा हमारे बस से बाहर हो जाती। उसी बिल्डिंग से एक 9 साल की बच्ची की 9वें फ्लोर से गिरने के कारण मौत हो गई थी, जिसकी आत्मा उस बिल्डिंग में आने वाले सभी लोगों को सताने लगी थी। इस वजह से हमने उस लड़की की आत्मा को अपनी सिद्धियों से उसी कमरे में मंत्रों द्वारा एक गुड़िया में हमने कैद किया था, और गुड़िया के नीचे हमने कुछ पैसे रखे थे। अगर 4 पैर तक कोई उस गुड़िया को हाथ न लगाए तो वो हमेशा के लिए उसी गुड़िया में कैद होकर रह जाती। जो कोई भी 4 पैर पूरा होने से पहले उस गुड़िया को हाथ लगा देता है तो उसकी आत्मा को वो अपने साथ ले जाती है। तुम्हारे मित्र के साथ भी अब यही हुआ है। दोस्तों उस तांत्रिक की बात सुनकर मैं तो फूट फूट कर रोने लगा और अपने आप को कोसने लगा कि काश मैं अंश को उन पैसों को उठाने से रोक लिया होता। लेकिन तांत्रिक ने मुझसे एकदम से कहा, रो मत, ये नियति है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन नोटों के बिना उस आत्मा को कैद करना इतना आसान नहीं था। जा, अब तुझे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वो तांत्रिक एकदम से चला गया और मैं उसी कमरे में अपने मित्र का मृत शरीर देखकर फूट फूट कर रोए जा रहा था। अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए अंश के पार्थिव शरीर को मैंने शमशान घाट पर अग्नि दी, और उस घटना के बाद से मैं पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि अंश के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। अंश दरअसल अनाथ था, इस वजह से मुझे उसकी मृत्यु का शौक अंदर ही अंदर से खाए जा रहा था। फिर उस घटना के कुछ ही दिन बाद मैं अपने गांव लौट आया, और फिर उसके बाद से मैं कभी भी उस जगह दोबारा नहीं गया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।